हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम दौलिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी तक हमने हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम को देखा, उनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में जाना। अब आगे बढ़ने से पहले हिंदी साहित्य में जो आपके इतिहास, जो आप पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल है उसका अध्ययन करेंगे, तो थोड़ी सी जानकारी रीतिकाल के बारे में मैं आपको देते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर जो आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। अब रीतिकाल का नामांकन, उसकी समय सीमा जो दी गई है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर कहें कि हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो बहुत अधिक मान्य है और सभी उसी को मान्यता देते हैं। तो शुक्ल जी के अनुसार जो हिंदी साहित्य इतिहास का विभाजन है हम उसी को देखेंगे। शुक्ल जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत उन्होंने जो विभाजन किया है वो कुछ इस तरह से है। हिंदी साहित्य में जो उन्होंने नाम दिए हैं वो है, सबसे पहला समय सीमा के आधार पर आदिकाल, जिसे प्रवृत्ति के आधार पर शुक्ल जी ने नाम दिया वीर गाथा काल, जो कि संवत 1375 से 1700 के बीच में 1350 से 1775 के बीच में माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक मध्यकाल है। मध्यकाल को इन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया। एक है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने जो है नाम दिया, प्रवृत्ति के आधार पर नाम दिया भक्ति काल, क्योंकि इस समय भक्ति की जो रचनाओं की अधिकता थी इसीलिए उन्हें भक्ति काल नाम दिया, जो कि संवत 1775 से 1375 से 1700 तक माना गया। तो आगे देखिए, पूर्व मध्यकाल के बाद इन्होंने नाम दिया उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल की ही दूसरी प्रवृत्ति जो रीति ग्रंथों की प्रमुखता के कारण इन्होंने इसे प्रवृत्ति के आधार पर नाम दिया रीतिकाल, जो कि समय सीमा संवत 1700 से 1900 के बीच मानी जाती है। और यही आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत मुख्य भी है, हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद इन्होंने जो आगे समय सीमा विभाजन के अनुसार नाम दिया आधुनिक काल, जिसे कुछ संशोधन के बाद जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने इसे गद्यकाल नाम दिया, जिसे समय सीमा में संवत 1900 से अद्यतन यानी कि अब तक 1900 से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है, जो कि आज तक इसमें जितनी भी रचनाएं शामिल हैं उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये तो था जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो नामांकन और काल विभाजन। नामांकन समय के आधार पर और ये प्रवृत्ति के आधार। तो ये तो थी आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के समय सीमा, जो कि हम पढ़ेंगे हमारे पाठ्यक्रम में है रीतिकाल। तो रीतिकाल की समय सीमा है 1700 से 1900 तक, तो हम इसी का आगे अध्ययन
करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल क्यों नाम दिया, अन्य विद्वानों ने इसका क्या नाम दिया, उसके बारे में हम देखते हैं। अगर हम बात करें शुक्ल जी ने नामांकन के आधार पर, तो शुक्ल जी ने इसका नाम दिया था रीतिकाल। शुक्ल जी ने नाम दिया रीतिकाल, क्योंकि रीति ग्रंथों की प्रमुखता थी। प्रमुखता के कारण, रीति ग्रंथों की प्रमुखता के कारण। अब आगे देखिए, डॉक्टर रसाल ने इसे नाम दिया कलाकार। अब कलाकार इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि कला पक्ष जो काव्य है उसके दो पक्ष होते हैं, काव्य भाव पक्ष और कला पक्ष। लेकिन डॉक्टर रसाल ने जो रीतिकाल के कवि हैं उन्होंने आचार्यता दिखाने के लिए अलंकारिक छंदबद्ध और अपनी श्रेष्ठ रचनाओं के लिए, और क्योंकि वो राजाश्रय में रहते थे तो श्रृंगारिक काव्यों की रचना की जिसमें नायिका के नक्षिक वर्णन किया था। तो यहाँ पे जो अलंकारिक छंदों की प्रचुरता के कारण इन्होंने इसे कलाकाल नाम दिया। लेकिन इनके अनुसार अगर बात करें तो क्या केवल कला ही पक्ष मजबूत था, क्या भाव पक्ष बिल्कुल कमजोर था? तो ऐसा नहीं है, इसीलिए कलाकाल नाम उचित नहीं होता है। इन्होंने नाम तो दिया लेकिन ये मान्य नहीं होता है। इसके बाद अगर हम देखें, मिश्र बंधुओं ने इसे नाम दिया अलंकार का। वही बात है, इन्होंने भी भाव पक्ष को पूरी तरह से अनदेखा करा, बल्कि कला पक्ष में भी छंदों, गुणों और रीति को बिल्कुल भूल करके केवल और केवल अलंकार को ही, यहाँ पे अलंकार काल के नाम से केवल और केवल अलंकार का ही पता चलता है। इसे ये पता नहीं चलता कि उसके जो कला पक्ष में और भी पक्ष मजबूत है, शैली के आधार पर, छंदों के आधार पर, और इसके भाव पक्ष को तो पूरी तरह से ही अनदेखा कर दिया जाता है। इसीलिए मिश्र बंधुओं ने जो अपने मिश्र बंधु विनोद है उसमें इसका नाम अलंकार काल दिया। ये मान्य तो नहीं हुआ, लेकिन इनके द्वारा जो मिश्र बंधु विनोद लिखा गया प्रारंभ में, जिसमें 5000 कवियों का संकलन था, वो आगे जाकर शुक्ल जी के लिए बड़ा सहयोगी साबित हुआ हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में। तो इस तरह से देखें तो मिश्र बंधु विनोद आपके लिए बड़ा ही प्रमुख तो हो ही जाता है, लेकिन इनका जो नामांकन है वो उन्होंने जो दिया है वो आप देख लीजिए, लेकिन ये मान्य नहीं है, आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद अगर देखें, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने इसे श्रृंगार काल नाम दिया। श्रृंगार काल देखें तो रस के जो श्रृंगार रस है उसका केवल संयोग और वियोग का ही वर्णन इसके अंतर्गत आता है, यानी कि अन्य रसों को बिल्कुल अनदेखा कर दिया, अन्य अलंकारिक छंद रच और भाव पक्ष को तो बिल्कुल अनदेखा कर देता है। तो यहाँ पे ये भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो श्रृंगार, इन्होंने श्रृंगार का नाम देने का कारण क्यों था, क्योंकि उस समय जितने भी कवि थे, जितने चारण कवि थे जो राजाश्रय में रहते थे, राजा को प्रसन्न करने के लिए वो क्या करते थे, जो नायिका के नक्षिक वर्णन करते थे, उसके सौंदर्य का वर्णन करते थे, यहाँ तक कि अश्लीलत्व तक चले जाते थे। तो वो राजा को प्रसन्न मात्र करने के लिए ऐसा कार्य करते थे। तो क्या हुआ, उस समय सीमा के दौरान सभी कवियों ने यही प्रवृत्ति अपनाई और इन्हीं काव्य रचनाओं की बहुलता हो जाती है। जैसा कि अगर आप देख लीजिए आजकल की अगर कोई विषय परक जो फिल्में हैं, कई गंभीर विषय पे फिल्में हैं, वो हिट नहीं हो पाती है, तो उसे हिट करने के लिए आइटम सॉन्ग जैसी चीज़ें रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि लोग मनोरंजन के लिए ऐसा देखना चाहते हैं, तो वही परोसा जाता है जो लोग देखना चाहते हैं, जबकि उस विषय की गंभीरता को समझना चाहिए कि उसमें क्या विषय की गंभीरता है। तो यही बात है, जो कवि थे श्रृंगार काल नाम दिया, क्यों दिया? क्योंकि श्रृंगारिक रचनाओं की बहुलता थी। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि केवल और केवल श्रृंगारिक रचनाएं नहीं है, जो श्रृंगार परक रचनाएं हैं, जैसे अगर बात करें बीसलदेव रासो और चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो, तो ना केवल श्रृंगार काल, इसमें वीर
जो वीर रस है, श्रृंगार रस के साथ साथ वीर रस का भी बहुलता से वर्णन किया है। जो बिसलदेव रासु है एक वियोग श्रृंगार परक रचना है, वियोग का वर्णन है, लेकिन इसमें वीर रस का भी है। जहाँ युद्ध बताया है वहाँ वीर रस भी प्रमुख है। इसी तरह से अन्य कई काव्य हैं। तो पूरा का पूरा एक महाकाव्य है। हम केवल एक रस के आधार पर नहीं कह सकते, तो केवल एक रस श्रृंगार को हम नहीं बता सकते। इसके लिए हमें, इसीलिए ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जो आपके नाम दिया है, नामकरण किया है श्रृंगार काल, वो सही नहीं होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो थे आपके जिन्होंने नामांकन किया। और रीति शब्द के लिए हम कहें तो जो आचार्य वामन थे, महाकवि आचार्य वामन हैं, इन्होंने काव्य के लिए बोला था रीति रात्मा काव्य। रीतिरात्मा काव्य, अर्थात रीति की काव्य की आत्मा क्या है? रीति है। रीतिरात्मा काव्य। तो ये वामन ने कहा था, यानी कि काव्य की आत्मा रीति है। रीति से यहाँ पे क्या अर्थ है? अब रीति का अर्थ यहाँ पे केवल श्रृंगारिकता नहीं है, रीति का अर्थ होता है शैली। शैली यानी कि किस शैली में उस विधा की रचना हुई है, और रीति जो है उसको प्रणाली, किसी तरह की परंपरा, आप इसे शैली, प्रणाली, परंपरा ये कह सकते हैं, और किसी तरह की पद्धति, कि किस पद्धति में रचना की गई है। हम जब बात करते हैं कि शैली सरल शैली में लिखित है या वर्णन शैली में है, उसकी प्रणाली कैसी है, वो एक प्रेम काव्य है या फिर वीर काव्य है, उसकी परंपरा कैसी है, चली आ रही परंपरा से किस तरह से संबंध है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है, या फिर पद्धति, किस पद्धति में वो लिखी गई है। तो यहाँ पे जो इन बातों को रीति शब्द संबोधित करता है, रीति शब्द से इनका पता चलता है, ना कि जो रीतिकाल से ये समझा जाता है कि रीतिकाल का मतलब केवल श्रृंगारिक रचनाओं से है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो शुक्ल जी ने रीतिकाल के जो प्रवर्तक आचार्य हैं, उन्हें एक चिंतामणि और केशवदास, नगेंद्र और जो देववादी काव्य आचार्य हैं, उन्होंने जो रीतिकाल है उसके जो प्रवर्तक कवि है उसको चिंतामणि को केशवदास को बोला, लेकिन शुक्ल जी ने चिंतामणि से इसका प्रारंभ माना। केशवदास एक आचार्य कवि हैं। आचार्य कवि होने के कारण इन्होंने आचार्यत्व प्रदर्शन करने के लिए अपने काव्य भाषा को क्लिष्ट बना लिया, छंदबद्ध कर दिया, अलंकारिक प्रयोग करना के साथ साथ उसे प्रयोग करा। कहीं कहीं भाव पक्ष कमजोर हो जाता, लेकिन हर जगह भाव पक्ष कमजोर नहीं है। उनके केशवदास की रामचंद्रिका में काफ़ी ही मनोरम दृश्य उन्होंने लिखे हैं, और इसी तरह से चिंतामणि के भी काव्य में मिलता है। लेकिन चिंतामणि से प्रवर्तक इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि चिंतामणि में जो है रीति की परंपरा पुष्ट हो जाती है। चिंतामणि तक आते आते जो बाकी रीतिकाल के कवि हैं उनका आपको काफ़ी काव्य मिलने लग जाता है, अन्य कवि भी उस परंपरा में लिखने लग जाते हैं। तो बस इतना सा फर्क है केशव और चिंतामणि में कि केशवदास के समय जब केशव ने रीति परंपरा पर लिखना प्रारंभ किया, आचार्यत्व सिद्ध करने के लिए कहा, तो उस समय क्या था कि उस समय इतनी रीति को इतना प्रसिद्ध नहीं कर रखा था। लेकिन केशवदास है, केशवदास के बाद जो चिंतामणि है, चिंतामणि के समय काफ़ी प्रचलित हो गई थी, अन्य कवि भी इस पर लिखने लगे थे। अगर हम बात करें रीतिकाल में, जो रीतिकाल के कवि हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भाग कैसे, मैं बताती हूँ आपको। रीतिकाल के जो मैंने जैसे कि बताया, काव्य सौंदर्य और आचार्यत्व सिद्ध करने के लिए कुछ कवि थे जो अपने आप को आचार्यत्व सिद्ध करना चाहते थे,
कला पक्ष को काफ़ी मजबूत रख के अपने ज्ञान को प्रदर्शन करना चाहते थे, तो ऐसे कुछ कवि हुए। लेकिन उसके साथ साथ कुछ कवि ऐसे भी हुए जो कि इस परंपरा से हटकर अपने भावों को अधिक पुष्ट करके लिखना चाहते थे, जिसमें उन्होंने अपनी भक्ति नीति परक रचनाओं को, वीर काव्य की रचनाओं को भी लिखा। लेकिन इसके अलावा एक कवि और ऐसे हुए जो कि अपनी भावपरक भक्ति नीति तो लिखी ही, लेकिन उनके रचना में कला पक्ष भी बहुत मजबूत होकर उभरा था। तो उसमें आप देखिए 3 तरह के कवि हैं। एक है रीतिबद्ध कवि, एक है रीति सिद्ध कवि और तीसरे हैं रीति मुक्त कवि। तो रीतिबद्ध यानी कि रीति परंपरा से जो बंधे हुए हैं वो कवि रीतिबद्ध कहलाए, जिसमें केशव, देव जैसे कवि आते हैं। रीति सिद्ध में एकमात्र कवि हैं बिहारी, आपके पाठ्यक्रम में भी है बिहारी। ये एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी दोहे जैसी रचना में भी 2 पंक्तियों का होता है दोहा, 4 चरणों का होता है। इतने छोटे से दोहे में भी गागर में सागर भर दिया है, यानी कि थोड़े से में बहुत अधिक अर्थ को विस्तृत रूप से समझाने की कुशलता ये रखते हैं। ये अपने समय के बहुत बड़े विद्वान ज्ञाता है। इन्हें ज्योतिष, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, काफ़ी रंग संयोजन आदि काफ़ी ऐसी विषयों का ज्ञान था और उनके ये विषयों का ज्ञान ही इनके काव्य में देखने को मिलता है। इन्होंने जो बिहारी सत से एकमात्र रचना प्राप्त है इनकी बिहारी सत से, इसमें कुल 700 दोहे, कुछ 700 या 705 ऐसे दोहे ही प्राप्त है, बाकी की अभी अप्राप्य है। लेकिन ये इतनी सी रचना ही इन्हें सर्वश्रेष्ठ कवियों की श्रेणी में लाके खड़ा कर देती है, इनकी विद्वत्ता के कारण ही। यानी कि उसमें भाव पक्ष भी प्रमुख है और कला पक्ष भी बड़ा ही प्रमुख होके उभरा है। अब अगर हम बात करें रीति मुक्त कवि, तो रीति मुक्त कवि में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर जैसे कई कवि हुए जिन्होंने इस रीति परंपरा का पालन ना करके बल्कि इससे मुक्त होकर अपनी भावनाओं को ही महत्व दिया। उसमें कला पक्ष इतना मजबूत होकर नहीं उभरा है, लेकिन जो उनकी भावना है उसको इन्होंने घनानंद के बारे में अगर बात करें तो घनानंद भी राजाश्रय में लिखते थे। उन्हें एक सुजान नामक जो नर्तकी थी, राजमहल में उससे प्रेम था। उन्होंने उसे अपने प्रेम का प्रस्ताव दिया और अपने साथ चलने को कहा तो उसने ठुकरा दिया, लेकिन उनका प्रेम इतना घनिष्ठ था, उन्होंने राज्य छोड़ दिया और उन्होंने सुजान नाम से भगवान परमात्मा को संबोधन करके, क्योंकि वो सुजान के प्रेम को भुला नहीं पाए, तो परमात्मा से उन्होंने यही कह दिया कि प्रभु मैं सुजान के नाम से ही आपकी आराधना करूँगा। ये अपना राज्य छोड़ करके ब्रजभूमि में जा बसे और श्री कृष्ण की आराधना करने लगे। वृंदावन ब्रज में इन्होंने रचनाएं लिखनी प्रारंभ की और प्रभु का संबोधन इन्होंने सुजान के नाम से किया और अपनी प्रेम परक जो भावनाएं हैं उसको इन्होंने लिखा। तो ये इसीलिए रीति मुक्त, क्योंकि इनकी भाव परक रचनाएं, भक्ति परक, नीति परक रचनाएं सामने आती हैं। भाव परक, प्रेम संबंधी, भक्ति संबंधी रचनाएं ही घनानंद की प्रमुख है। बात करें बोधा की, तो बोधा, आलम और ठाकुर इन्होंने भी अपने प्रेम से संबंधित, भावों से संबंधित भाव परक रचनाओं को ही अधिक महत्व दिया था। तो ये थे आपके जो रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि व रीति मुक्त कवि। इन कवियों के द्वारा आपने इस पूरे रीति काल में आप इसके अंतर्गत जो कवि आते हैं इनका आप अध्ययन करेंगे, जिसमें केशव दास की रामचंद्रिका, देव के भी आपके कुछ पद हैं, बिहारी की बिहारी सत्से के दोहे हैं, घनानंद के भी आपके पद हैं, पद्माकर, सेनापति, ऐसे इन कवियों की रचनाओं को आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये तो थे आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जितने कवि हैं उनके
बारे में। जो सेनापति हैं ये प्रकृति वर्णन करने में श्रेष्ठ हैं, प्रकृति के आलंबन से अपनी भावों को उजागर करने में प्रमुखता सेनापति की है। और वहीं पद्माकर ने भी श्री कृष्ण की जो भक्तिपरक रचनाओं का भी श्रेष्ठ वर्णन किया है। तो ये थे आपके रीतिकाल का विभाजन। आशा है आपको रीतिकाल समझ आया होगा। रीति का अर्थ आप याद रखें, श्रृंगार परक रचना ही नहीं है, यहाँ पे प्रमुखता थी। अगर हम बात करें रीतिकाल में क्या क्या वर्णन किया गया था, किस चीज़ की प्रमुखता थी, आचार्य बनने के लिए कवियों को क्या क्या उन्होंने करने की प्रयास किए। तो देखिए, एक तो श्रृंगार, संयोग, वियोग का वर्णन, और इसके अंतर्गत नायिका के सौंदर्य का नक्षिक वर्णन, आचार्यत्व प्रदर्शन के लिए जो काव्य है उसमें अलंकार, छंदों को भर भर के प्रयोग करना, काव्य के अंदर अपने आप को आचार्य सिद्ध करने के लिए काफी पद तो ऐसे भी हुए जो इतने क्लिष्ट हो जाते हैं कि अर्थ समझ नहीं आते। वहाँ पे इनके आचार्य प्रदर्शन अधिक हो जाता है, वहाँ पे उसके भाव बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण भी हैं। अगर लेकिन ये सब तो उसकी प्रवृत्ति के अंतर्गत मिलता ही है। लेकिन अगर बात करें रीति, जैसे कि मैंने कहा, रीति रात्मा काव्यस्य जो वामन है, आचार्य वामन है, ये इन्होंने ये पंक्ति कही, यानी कि काव्य की आत्मा क्या है, रीति है, जो शैली से संबंधित है, किस शैली किस परंपरा में लिखी जाती है, तो यहाँ पे उसका वर्णन मिलता है। तो ये थे आपके रीतिकाल का आपका छोटा सा एक समझाने का प्रयास था। आपके हिंदी साहित्य के इतिहास में जो राइटर है, केशव दास हैं, बिहारी हैं, सेनापति, पद्माकर, घनानंद, इन सबसे संबंधित जो कवियों से संबंधित भी उनके परिचय से संबंधित प्रश्न निबंधात्मक पूछे जाएंगे। जब तक आपको रीतिकाल के इतिहास का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, आप उन प्रश्नों को अच्छे से हल नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक भूमिका के रूप में रीतिकाल को समझ लेना चाहिए, क्योंकि इन कवियों के विस्तृत वर्णन के साथ अगर आपको बिहारी के लिए लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि बिहारी सिद्ध रीति सिद्ध कवि हैं, केशव रीतिबद्ध कवि हैं, और जो घनानंद है वो रीति मुक्त कवियों में आते हैं। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और इस जानकारी के साथ ही आप निबंधात्मक प्रश्नों को हल कर सकेंगे। जैसे जैसे हम आगे के पाठ पढ़ेंगे, उन पाठ के साथ उन कवियों से संबंधित परिचय भी मैं आपको दूंगी, और उनके जितने भी विषय परक हैं, भावपरक रचनाएं किस विषय पर आधारित हैं, उनकी रचना शैली का आधार क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो उसके आधार पर आपको पद्य भी, अनुवाद भी मैं पढ़ाऊंगी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस कवि की विशेषता किस लेखन प्रवृत्ति में अधिक है। तो इस तरह से रीतिकाल का परिचय यहीं पे समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम जो है बिहारी पाठ का अध्ययन करेंगे, और उससे संबंधित परिचय, बिहारी परिचय और बिहारी के पद हैं, कुल 25 दोहे हैं बिहारी सतसई के भक्ति, नीति और श्रृंगार से संबंधित। बिहारी ने जो अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन भी किया है, गागर में सागर भरते हुए दोहों का वर्णन किया है, उस बिहारी के उन 25 दोहों का अध्ययन हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तो आज की कक्षा बस यहीं तक, आगे अगली कक्षा में हम मिलते हैं। धन्यवाद।